बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 9 के भूगोल में हम लोग पार्ट 1 लेसन 1 समाप्त कर चुके हैं, जिसमें 2 वीडियो बनाया था। दूसरा लेसन भी शुरू हो चुका है। दूसरा लेसन भारत का भौतिक स्वरूप है, जिसमें हम लोगों ने एक पार्ट बना लिया था वीडियो। दूसरा पार्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। अब भारत का भौतिक स्वरूप में जो पहला पार्ट में हमने अध्ययन किया था भारत का जो हम लोगों ने अध्ययन किया था प्लेट टेक्टोनिक के बारे में अध्ययन किया था। और अब हम लोग भारत का भौतिक विभाजन करके देखेंगे। अब भारत को हम लोग उसकी भौगोलिक और उच्चावच स्थिति के आधार पर भारत को भू आकृतिक भागों में और भारत को अनेक भौतिक प्रदेशों में बांट करके देखेंगे। तो अब उच्चावच का मतलब रहता है ऊंचा और नीचा स्थान, तो उसी के आधार पर भारत का हम लोग भौतिक विभाजन करेंगे। तो भौतिक विभाजन करेंगे तो इस प्रकार होगा। जो भौतिक विभाजन होगा, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, द्वीप। तो बच्चों, ये हमारा भौतिक विभाजन है। अब ये ऊंचे नीचे स्थान के आधार पर इसका विभाजन हुआ है। पर्वत ऊंचे स्थान को कहते हैं, ठीक है। पठार भी ऊंचे स्थान को कहते हैं, लेकिन इसका पिक जो होता है यह समतल होता है। मैदान बराबर समतल मैदान को बराबर भूभाग को कहते हैं। मरुस्थल सूखे क्षेत्र रेगिस्तान को कहते हैं। तटीय क्षेत्र समुद्र के किनारे जो तटीय क्षेत्र मैदान पाए जाते हैं उसको कहते हैं। द्वीप जो स्थल चारों ओर से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह है, ये चारों ओर से स्थल से घिरे हुए हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पर मानचित्र के सहारे हम लोग इसका भौतिक विभाजन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले पर्वत को देख ले बच्चों। अब देखिए पर्वत कहाँ से कहाँ तक है बच्चों। पर्वत ये है पर्वत, ठीक है। ये सब पर्वत है, ठीक है बच्चों, ये सब पर्वत है। ये मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, ठीक है। ये मैदान है बच्चों। ये प्रायद्वीपीय पठार है बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और ये तटीय मैदान है, ये किनारे किनारे जो है तटीय मैदान है, ये सब तटीय मैदान है। तो ये इस तरीके से हम लोग भारत का भौतिक विभाजन करके देख लिया। अब इसको हम मिटा करके आगे बढ़ रहे हैं। इसको मिटा दें, उसके बाद एक एक जैसे पर्वत है, पठार है और मैदान है, इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, इन सारे के बारे में हम लोग अलग अलग करके देखेंगे, अलग अलग इनके बारे में सूचनाएं प्राप्त करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पर्वत की ही बात करेंगे। भारत में जो पर्वत हिमालय पर्वत है बहुत महत्वपूर्ण पर्वत है, इसी के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग देख लें हिमालय पर्वत के बारे में बच्चों। अब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई ये सबसे पहले जान लेते हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस सागर के ऊपर उठने के कारण हुई। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि टेथिस सागर ऊपर उठ गई? तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपस में टकराने के कारण टेथिस सागर का भाग ऊपर उठ गया और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति आज से 7 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी और 1 करोड़ साल पहले तक यह चलती रही। 1 करोड़ साल पहले तक यह उत्पत्ति चलती रही। हालांकि आज भी इस पर्वत का निर्माण जारी है। अब इस हिमालय पर्वत को नवीन बलित पर्वत कहा जाता है और इस हिमालय पर्वत जो है यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत मानी जाती है। अब इस हिमालय पर्वत से पहले ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो चुकी थी। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो चुकी थी। अब ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां थी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर,
जास्कर, कैलाश, ये 4 श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती थी। अब काराकोरम श्रेणी यहाँ थी, लद्दाख, जास्कर, ये ठीक है ना, ये लद्दाख, ये जास्कर, ये काराकोरम और ये कैलाश, ठीक है ना, कैलाश तिब्बत में। अब इस काराकोरम श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट गाडविन ऑस्टिन, ठीक है, गाडविन ऑस्टिन पाई जाती है। गाडविन ऑस्टिन, इसे K2 भी कहते हैं। यह काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। यहीं पर भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर भी पाई जाती है, जो सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जानी जाती है। और इसी सियाचिन ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं आपस में युद्ध में व्यस्त हैं। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। लेकिन ये जो है पाक अधिकृत कश्मीर में यह माउंट पाई जाती है। तो ये हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में देख लिया। अब हम लोग हिमालय को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हिमालय को 3 श्रृंखलाएं, हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं, ठीक है बच्चों। अब इन 3 श्रृंखलाओं में बृहद हिमालय पहला, बृहद हिमालय पहला है। दूसरा है मध्य हिमालय बच्चों, मध्य हिमालय। तीसरा है शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियां, ठीक है। अब इन्हीं तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। अब ये बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय के नाम से जानी जाती है और यह भारत की सबसे लंबी हिमालय है और सबसे ऊंची है और इसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी, इसलिए यह बृहद हिमालय है। दूसरी सबसे ऊंची मध्य हिमालय है और यह बीच में पाई जाती है और इसकी उत्पत्ति थोड़ा बाद में हुई थी, मध्य हिमालय है। तीसरी जो सबसे नीचे है शिवालिक है, यह सबसे दक्षिण में है और इसकी ऊंचाई भी कम है और सबसे बाद में इसकी उत्पत्ति भी हुई थी, ये शिवालिक श्रेणियां हैं। अब इन तीनों को अलग अलग करके देख लेते हैं। तो बृहद हिमालय को सबसे पहले देखते हैं बच्चों। बृहद हिमालय की स्थिति उत्तर में कश्मीर से लेकर नेपाल होते हुए, सिक्किम होते हुए बच्चों यह चली जाती है अरुणाचल प्रदेश से, यानी नॉर्थ ईस्ट तक, ठीक है। और यह देखने में तलवार नुमा ये देखे रही है। यह ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय की स्थिति है। अब इस बृहद हिमालय के बारे में जो सूचनाएं हैं उसके बारे में बता देते हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची हिमालय श्रृंखला है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो इसलिए औसत हम ही देखते हैं। तो औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इस बृहद हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। इस बृहद हिमालय की चौड़ाई औसत हम देखेंगे, कहीं ज्यादा चौड़ा है कहीं कम चौड़ा है, तो औसत से देखेंगे। औसत 40 किलोमीटर चौड़ाई है, ठीक है। तो इसकी लंबाई, औसत ऊंचाई, औसत चौड़ाई की बात कर लिए। अब देखें कि इस में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी विद्यमान है। अब ये कौन कौन सी चोटियां हैं देख लें। अब नेपाल में देखेंगे, यहीं पर माउंट एवरेस्ट है बच्चों, ठीक है, नाम सुना होगा माउंट एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट है। अब यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, ठीक है ना, ये नेपाल में स्थित है। दूसरी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में, कंचनजंगा, ठीक है ना, कंचनजंगा सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। हालांकि K2 गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। अब इसके अलावा जो बृहद हिमालय की ऊंची चोटियां हैं उसमें नंदा देवी है, मकालू है, केदारनाथ है, ये सारी ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो ये हुई बृहद हिमालय की बात। अब हम लोग बृहद हिमालय के बाद जो है मध्य हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। मध्य हिमालय, अब देखिए ये तो बृहद हिमालय के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। कश्मीर से लेकर के यह नॉर्थ ईस्ट तक, पूर्वोत्तर भारत तक यह फैला हुआ है। मध्य हिमालय भी इसी के समानांतर इसके दक्षिण में फैला हुआ है, इसी के समानांतर दक्षिण में फैला हुआ है और इसमें कई श्रेणियां फैली हुई है, अनेक श्रेणियों में स्थित है। अब ये कौन कौन सी श्रेणियां हैं देख लें। पीर पंजाल, पीर पंजाल, धौलाधर, धौलाधर, महाभारत, महाभारत, मसूरी, नागटिबा इत्यादि इत्यादि, ठीक है।
अब इनको उत्तर से दक्षिण हम लोग ऐसे श्रेणियों के रूप में देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, देख लीजिए, ये जो है इसी के समानांतर जो है मध्य हिमालय श्रेणियों के रूप में फैला हुआ है। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत इत्यादि, मसूरी इत्यादि के रूप में फैला हुआ है। अब इसे ये अलग अलग है। अब इन ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय ये दोनों के बीच में घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये ग्रेटर हिमालय है, ये मध्य हिमालय, ये पीर पंजाल की श्रेणी है। इसी के बीच में कश्मीर घाटी है बच्चों, कश्मीर घाटी है। यहीं पर गुलमर्ग, सोनमर्ग भी स्थित है। अब देखिए, ये नेपाल में आ जाते हैं। ये ग्रेटर हिमालय और ये मध्य हिमालय के बीच में यहीं पर काठमांडू घाटी है। ठीक है ना। अब इस मध्य हिमालय पर कई नगर भी बसे हुए हैं बच्चों, जैसे शिमला बसा हुआ है, जैसे मसूरी बसा है, डलहौजी नगर है। ठीक है, तो ये सारे नगर जो है ये मध्य हिमालय पर्वत के ऊपर बसे हुए हैं। ठीक है, अब ये मध्य हिमालय के बारे में जान लिया आपने। अब शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियां ठीक है मध्य हिमालय के दक्षिण में, यानी इसके समानांतर जो श्रेणियां फैली हुई है यह शिवालिक श्रेणियों के रूप में पाई जाती है। यह सबसे नीची पहाड़ियां हैं। ठीक है ना। अब शिवालिक श्रेणियां जो है इसके पश्चिम में का जो भाग है वह दून के नाम से जाना जाता है। शिवालिक श्रेणियां का पश्चिम भाग दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून। ठीक है ना, जैसे देहरादून। और पूर्वी भाग जो है द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे हरिद्वार। ठीक है ना। तो ये शिवालिक श्रेणियां हैं। अब इसको हम लोगों ने अलग अलग श्रृंखलाओं को बांट करके हमने देख लिया। ठीक है, अब क्षेत्रीय विभाजन हिमालय पर्वत का कर देते हैं बच्चों। हिमालय पर्वत का क्षेत्रीय विभाजन करते हैं। तो हमने देख लिया यह जो है कश्मीर से लेकर के ये कहां तक फैला है, यहाँ नामचा बरवा तक। ठीक है ना। अब यहाँ तक फैला हुआ है, तो इसको हम लोग क्षेत्रीय विभाजन करके देखते हैं। तो इसका क्षेत्रीय विभाजन जो है 4 आधार पर होता है। एक है पंजाब, एक है पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। दूसरा है कुमायूं, कुमायूं हिमालय, क्षेत्रीय विभाजन है। ठीक है। तीसरा है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक है। चौथा है असम हिमालय, असम हिमालय। अब इन क्षेत्रीय विभाजन नदियों के आधार पर किया गया। ठीक है ना। अब यहाँ मानसरोवर झील है, यहाँ से एक नदी सिंधु नदी निकलती है जो कश्मीर में प्रवेश करती है और कश्मीर से बाहर यह पाकिस्तान में चली जाती है और वहां प्रवाहित होती है। ठीक है ना। तो इस सिंधु नदी से लेकर के अब यहाँ से एक सतलज नदी जो है यहाँ से निकलती है तिब्बत से, और यह जो है सिपकिला दर्रा, दर्रा मतलब पास, मतलब रास्ता, पहाड़ी रास्ते को दर्रा कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये दर्रे प्राकृतिक रूप में भी हो सकते हैं, खुद से बने हुए हो सकते हैं। ये दर्रे पहाड़ी को काट करके कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो सिपकिला दर्रा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है। इसी सिपकिला दर्रे से सतलज नदी प्रवाहित होती है। ठीक है बच्चों। तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। समझ में आ गया इतना बात। ठीक है। अब सिंधु सतलज पंजाब हिमालय हो गया। अब सतलज से काली नदी, ठीक है, सतलज से काली नदी तक के क्या कहते हैं बच्चों, कुमायूं हिमालय। ठीक है। अब काली नदी से तीस्ता नदी, काली से तीस्ता नदी तक क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। ठीक है। और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, असम हिमालय। यानी इसका क्षेत्रीय विभाजन करके भी हमने देख लिया। ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप लगातार बार बार देखिए वीडियो इसको, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे अभी मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया। तो अब दर्रे की बात भी कर लेते हैं। ठीक है ना। इसी में दर्रे भी पढ़ लेंगे। तो दर्रे, तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के पास जो है एक दर्रा है, काराकोरम दर्रा। यह दर्रा जो है भारत को चीन से जोड़ता है। ठीक है ना। तिब्बत को मध्य एशिया से जोड़ता है, भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। ये पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है ना।
फिर पंजाल श्रेणी में एक दर्रा है बनिहाल, बनिहाल दर्रा। ठीक है बच्चों, यही जम्मू को कश्मीर, इधर जम्मू है ना और इधर कश्मीर है, तो अभी तो बीच में पहाड़ है ना, तो कश्मीर कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो ये बनिहाल दर्रा है और बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग है और उसी के माध्यम से हम लोग जम्मू से कश्मीर जाते हैं और कश्मीर से जम्मू चले जाते हैं। ठीक है ना, नहीं तो पहाड़ी से चढ़ करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया बनिहाल दर्रा। ठीक है, एक जोजिला दर्रा है यहाँ पर। ये जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये लेह लद्दाख है। ठीक है ना, ये क्षेत्र हमने बताया था कि यहीं पे लद्दाख है, ये लेह लद्दाख है। तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। एक दर्रा है बच्चों बड़ा लाचाला, बड़ा लाचाला, अजीब नाम है थोड़ा सुनने में, बड़ा लाचाला। तो यह दर्रा जो है बच्चों, यह हिमाचल प्रदेश की मंडी जगह है। तो इस मंडी जगह को जोड़ता है बच्चों किससे, लेह से जोड़ता है। ठीक है ना। अब एक दर्रा है सिटकीला, जिसका हम चर्चा भी अभी किए थे पीछे, सिटकीला। यह दर्रा जो है भारत को तिब्बत से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, और इसी सिटकीला से सतलज नदी तिब्बत से प्रवाहित होकर के भारत में प्रवेश करती है। यह सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है ना बच्चों। एक दर्रा है यहाँ सिक्किम में नाथुला, नाथुला। यह दर्रा सिक्किम को, भारत को चीन से जोड़ता है। भारत और चीन की युद्ध के बाद 1962 के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया था तनाव की वजह से। बाद में 2006 में शायद इसको खोला गया, इस दर्रे को। ठीक है, इसके अलावा और सारे दर्रे हैं। उत्तराखंड में देख लें तो माना दर्रा है, नीतू दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, बहुत सारे दर्रे हैं। यानी दर्रा पास को कहते हैं, दर्रा पहाड़ी रास्ते को कहते हैं, जो खुद या तो पहाड़ों में रास्ते बने होते हैं स्वयं से, या तो पहाड़ों को काट करके बनाया जाता है। तो एक बार डिवाइड करा देते हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ती है बच्चों, श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। बड़ा लाचाला हिमाचल प्रदेश के मंडी को लेह से जोड़ती है। सिटकीला भारत को तिब्बत से जोड़ती है। नाथुला भारत को चीन से जोड़ती है। सियाचिन भारत को मध्य एशिया से जोड़ती है। तो ये भारत के प्रमुख हिमालय पर्वत के दर्रे हैं। इधर और भी दर्रे हैं, पश्चिमी घाट में आएंगे तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा, ये सारे दर्रे जो हैं सह्याद्री पर्वत में पाए जाते हैं। उनको आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग दर्रा भी पढ़ लिया आप लोगों ने बच्चों। अब ये पर्वत जो है काफी ऊंचे हैं। इन पर्वतों पर ग्लेशियर पाए गए जाते हैं, जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। ठीक है ना, सियाचिन का नाम हमने लिया ही। ठीक है, अब ये ग्लेशियर जो है बर्फ के पहाड़ होते हैं, बर्फ के चट्टान होते हैं, जो 40 किलोमीटर से अधिक के, यानी बहुत लंबे लंबे बर्फ के चट्टान होते हैं। और यह पूरी तरह से बर्फ से पहाड़ जो है ढके होते हैं। और ये ग्लेशियर ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय के ऊपर पाए जाते हैं। और उसी ग्रेटर हिमालय के ऊपर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है बच्चों, और यह गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, ठीक है ना, उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर पाई जाती है। एक ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख हिमानी से ही गंगा नदी निकलती है। जब बर्फ पिघलते हैं ना ग्लेशियर के, हिमनद, उसे हिंदी में हिमनद कहते हैं। जब बर्फ पिघलते हैं तो उसी का जो पानी निकलता है तो पहाड़ों की ढाल के सहारे नीचे उतरता है मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है ना, इसीलिए हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वह सदा नीरा है, वह हमेशा बहती रहती है। सदा नीरा मतलब हमेशा बहती रहती है, क्योंकि वो ग्लेशियर के पिघले हुए पानी आते रहते हैं। ठीक है, अब इन पर्वतों से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। अब इन नदियों में जो है सिंधु नदी, हालांकि यह मानसरोवर से आती है। सिंधु की सहायक नदियों की बात करें सिंधु तंत्र में तो सतलज हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, ये सिंधु तंत्र की बात हो गई बच्चों। ठीक है, फिर गंगा नदी, गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी,
काली नदी, गंडक नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, सरयू नदी, ठीक है ना। ये सारी नदियां जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। तो ये सब हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। तिस्सा नदी, काली नदी सब हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। तो इन्हें नदियों को भी यहीं से निकलती हैं ग्लेशियर से पिघल करके। फिर इधर मानसरोवर से होते हुए तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी आती है और वह असम में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश में आकर के गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती है और दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। तो ये नदियों को हमने इसलिए बताया कि आगे हम लोग जो है बच्चों मैदान का निर्माण कैसे हुआ ये पढ़ने वाले हैं। मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो इन मैदान का निर्माण जो है इन नदियों के द्वारा ही हुआ। अब ये नदियां जो है पर्वतों से निकली और निकलने के बाद ये अपने साथ छोटे छोटे कण और सारी चीजें लेकर के प्रवाहित हुई और मैदानों का निर्माण करने लगी। तो यहाँ तक हम लोग इससे पहले यहाँ कुछ और बातें देख लेते हैं। अभी मैदानों का निर्माण की, मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, अपने साथ जब ये निक्षेपण करके लेके, जब अपने साथ प्रवाहित करके लेके आई ये सारे कंकड़ पत्थर बालू वगैरह जो भी लेकर के आई और ये अपने किनारों पर निक्षेप करने लगी, जमाव करने लगी और उसी जमाव से मैदानों का निर्माण हुआ जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना, दिल्ली, राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, असम का क्षेत्र है। ये मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं और इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण इन नदियों के द्वारा निक्षेपों के जमाव के कारण ही हुआ है और यह उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। और यह मैदान समतल है, बराबर है, ठीक है ना। और ये इन मैदानों में औषधि चट्टानें पाई जाती हैं जो परत दर परत होती है, इससे परतदार चट्टानें भी कहते हैं। जबकि हिमालय के ऊपर देखें, हिमालय पर्वत को देखें तो इसके आंतरिक भागों में ग्रेनाइट और नीस और शिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं जो आग्नेय चट्टानें होती हैं और इसके ऊपर कहीं कहीं औषधि चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो ये नदियां प्रवाहित होती है और इस तरीके से मैदानों का निर्माण करती है। तो और जब हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ेंगे नदियों को तो उन नदियों की सारी क्रियाकलापों को उधर हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है मैदानों का निर्माण भी करके देख लिया। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बच्चों और आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो इस मैदानों का निर्माण हम लोगों ने करके देख लिया, ठीक है बच्चों। तो अब आज यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम लोग जो है पठार का अध्ययन करने वाले हैं और पठारों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, और पठारों में कौन कौन से क्षेत्र हैं उसको अध्ययन करेंगे। आगे जो भी भारत का भौतिक क्षेत्र है उसको अध्ययन करके देख लेंगे। आज वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। शुक्रिया बच्चों।